आ जाओ भाई, आ जाओ, सभी आ जाएं। राधे राधे, राधे राधे गुड्डा, नमस्कार, जय श्री राम। आ जाएं। जय माता दी, राधे राधे, जय भीम, जय भवानी कल्लू कालिया। आ जाओ। इंडिविजुअल डिफरेंस, इस पर टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो तुम्हारा रह गया था उस पर बात करनी है ना। प्याजे और आपके उनके बीच का अंतर पढ़ना है अभी आपको। तो आपको मैं करा रही थी प्याजे व वाइगॉट्स्की के बीच अंतर, प्याजे व वाइगॉट्स्की, है ना। प्याजे और वाइगॉट्स्की का क्या बताना था आपको? अंतर बताना था। इनके बीच का क्या बताना था आपको? अंतर बताना था प्याजे और वाइगॉट्स्की का। ठीक है साहब, आ जाएं। पहले तो इधर लिखेंगे प्याजे, इधर लिखेंगे वाइगॉट्स्की। ठीक है, इस तरफ प्याजे, इस तरफ वाइगॉट्स्की। आओ बिट्टू, आओ जल्दी से, सारे जुड़ जाएं, सारे खुरापाती जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएं। क्या कह रहा है बच्चा? मैम सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? हमारा देखो टारगेट रहेगा बेटा कि हम अप्रैल एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। अप्रैल एंड तक सिलेबस होगा तो पूरा मई मिलेगा, पूरा जून मिलेगा अच्छे से रिवाइज करने का। लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, ये उतना शॉर्ट सिलेबस नहीं होता है जैसे सीटेट का होता है। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट, एक एक दो दो नंबर के। मैंने कल भी बताया था, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 30 अप्रैल तक पूरा खत्म कर दूं, है ना। अभी मैं 3 बजे जो क्लास लेती हूँ लाइफ स्किल की, 3 बजे तुम्हारी क्लास कोई लेता है? जल्दी से बताओ, क्या 3 बजे की तुम्हारी क्लास किसी की यूज्ड है? 3 बजे की क्लास किसी भी लेवल 1 में या लेवल 2 में किसी की भी यूज्ड है? जल्दी से बताएं। 3 बजे की क्लास किसी की यूज्ड हो तो वो मुझे बताएं, मतलब कोई लेता हो तो बताओ जल्दी से कि मतलब खाली है या नहीं है। 3 बजे वाली क्लास लेवल 1 या लेवल 2, जल्दी से बताएं। लेवल 1 या लेवल 2, 3 बजे वाली क्लास। नहीं, कोई नहीं लेता ना? नहीं दीदी, नहीं दीदी, खाली है। तो जैसे ही मतलब ये समझ लो 7-8 दिन में ना मेरा लाइफ स्किल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए पूरा पूरा अप्रैल, पूरा अप्रैल बेटा मैं बना दूंगी। उस पर भी ओटीआर के बारे में भी मैं बता दूंगी, जो ओटीआर कैसे भरना है, क्या चीज रखनी है, उस पर भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगी। तो खाली है ना, तो 3 से लेकर 5 बजे का जो टाइम है ना। तो ये पूरा जो अप्रैल होगा ना, हम इसमें अपनी क्लास को डेढ़ मतलब एक की जगह ना 2 घंटा करने वाले हैं। कितनी देर करने वाले हैं? एक की जगह 2 घंटा करने वाले हैं। तो हमारी जो चीजें हैं, जैसे तुम्हें भी लगता होगा, मुझे भी लगता है यार कि पढ़ने में मजा आया। हाय, हो गए 50, हो गए 55। 5 मिनट तुमसे बात करी, सोई 5 मिनट में क्या हो गया? सोई 5 मिनट में 55 हो गए। तो फिर वो मुझे भी लगता है ना, मुझे भी लगता है कि हाय टाइम खराब हो गया, है ना। मतलब टाइम खराब क्या हो गया? टाइम कम रह गया। तो जब हमारे पास एक 2 घंटे का लॉट होता है, तो 2 घंटे के लॉट में हमारी टॉपिक्स जो हैं वो पूरा एक जो टॉपिक होगा उसको हम समय से कंप्लीट कर पा रहे होंगे, है ना। वो ये पोर्शन हमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर एटलीस्ट हमारा एक पोर्शन तो कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। तो ये वाला मामला, ठीक है ना। कोई बुक नहीं लेनी, अगर कोई बुक ही लेनी थी गोपी बहू तो फिर हमसे काहे जुड़े? अब तुम अपनी बहन से जुड़े हो जिसके पास ऑलरेडी अपना इतना ज्ञान है, उसमें नई नई चीजें और पुरानी चीजों के साथ भी जोड़ देती हूँ मैं। तो तुम्हारा तो किसी की भी तुलना में किसी के भी नोट्स उठा के देख लेना, और जो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद जो कंबाइंड पीडीएफ दूंगी उसको देख लेना। किसी की भी पीडीएफ देख लेना पेड की, और तुम्हारी बहन की दी हुई की पीडीएफ देख लेना। नॉलेज कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा, 21 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। क्यों लेना फिर तुम्हें? आ जाओ। तो प्याजे, प्याजे क्या कहते हैं बेटा जी? तो प्याजे को हम कहते हैं, जहां से कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। प्याजे संज्ञानात्मक रचनावादी है। क्या है? संज्ञानात्मक रचनावादी। संज्ञानात्मक रचनावादी का मतलब प्याजे जो है वो कॉग्निटिव, क्या कहेंगे गुड्डा? वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। यानी वो कहते हैं कि जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है तो जैसे जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उसकी ज्ञान के निर्माण की क्षमता और बेहतर हो जाती है। वाइगॉट्स्की कौन है? तो वाइगॉट्स्की है सामाजिक रचनावादी। मैं है ना पहले कमेंट है ना छोड़ दूं, वरना क्या होगा, अगर मैं बोलने की आजादी नहीं छोड़ती तो बच्चा फटाफट फटाफट बार बार लिखता रहता है।
तो उसका फ्लो खराब होता है। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ, देखो मेरे लिए बहुत आसान है, मेरी बात को आज खुद समझना। हालांकि पता नहीं क्यों मैं इतना तो रोज तुम्हारी काउंसलिंग करती हूँ, रोज तुम्हें इधर लेके जाती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे इधर उधर चले ही जाते हैं, ये बताइए ना प्लीज, ये बताइए। बल्कि उन पे वीडियोस बना चुकी होती हूँ मैं उन बातों के बारे में, ठीक है। नहीं, आप क्यों जोड़े जाओगे नए वाले में, अरे औलाद रोज बता रही हूँ। जब तुम अपना ऑलरेडी 30% सिलेबस पूरा कर चुके हो तो उनके साथ क्यों जोड़ रहे हो अपने आप को। तुम्हारी 25 क्लासेस हो गई, तुम अप्रैल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, तुम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दो। फिर जो प्रैक्टिस सेट चलेगा तुम अपना रिवीजन करके, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलेगा, तुम उधर रोज प्रैक्टिस कर पाओगे, वो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, दूसरे की थाली में क्या खीर ज्यादा ही लगती है, मान जाया करो, मान जाया करो, ठीक है ना। तो बोलने की आजादी, मैं तुम्हें समझा के दुखी हो गई हूँ, बिल्कुल बात मत किया करो। पढ़ते समय 50 मिनट तो कोई सांप भी पास से गुजर जाए तो उसको भी लगे ये कतई निर्जीव व्यक्ति है, मुर्दा है, इस पे तो फन भी नहीं मारना। लेकिन तुम्हारी चौंच चलती रहेगी, फिर पढ़ोगे कैसे, ध्यान दो। चलो, तो प्याजे जो है संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, यानी वो ये मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे के संज्ञान में, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, उसकी नॉलेज में, क्वालिटी में, नॉलेज की क्वालिटी, गुणात्मक परिवर्तन होगा, तो वो चीजों का जो रचना कर पाएगा, अर्थ की जो रचना कर पाएगा, ज्यादा बेहतर कर पाएगा। वाइगॉत्स्की सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की कहते हैं साहब बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, लेकिन समाज के साथ अंतःक्रिया करके। ठीक साहब, अब मैं बात करूं, अच्छा ये भी 1 ही तो डालना है, ये 2 क्यों डाल दिया मैंने, है ना। अच्छा, वाइगॉत्स्की साहब जो हैं, वाइगॉत्स्की साहब जो हैं बेटा जी, वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखता है। ध्यान से सुनना, वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा पहले क्या सीखता है, बच्चा पहले भाषा सीखता है। क्या कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखता है। वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा पहले क्या सीखता है, बच्चा पहले भाषा सीखता है और भाषा सीखता है, याद रखना, सीखना यानी अधिगम। भाषा सीखता है, फिर भाषा से समाज से क्या करता है, तो आप कहोगे फिर समाज से अंतःक्रिया करता है, यानी इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर समाज से अंतःक्रिया करता है और फिर बच्चे में विचार आते हैं। फिर क्या होता है, जब समाज से अंतःक्रिया करने लगता है, यानी समाज के लोगों के साथ बातचीत करने लगता है, तो फिर बच्चे को विचार आते हैं। फिर क्या आते हैं, फिर विचार आते हैं। क्या कहा उन्होंने, फिर विचार आते हैं। तो भाषा सीखता है, तो इसका मतलब वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है, फिर विकास होता है। पहले क्या होता है, अधिगम, यानी पहले लर्निंग होती है। अधिगम का मतलब होता है बेटा जी सीखना, यानी लर्निंग। क्योंकि वाइगॉत्स्की बोलते हैं ना बच्चा पहले भाषा सीखता है, तो पहले अधिगम यानी लर्निंग होती है, फिर विचार आते हैं, यानी फिर विकास होता है। फिर क्या होता है, फिर विकास होता है। पहले क्या होती है गुड्डा, पहले अधिगम यानी लर्निंग होती है, फिर विचार आते हैं, यानी फिर विकास होता है। क्या होता है बेटा जी, तो आप कहोगे फिर विकास होता है। ठीक, क्लियर अप टू है। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भैया बच्चा जो है वो समाज के साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान की रचना करता है। वो कहते हैं बच्चा पहले भाषा सीखता है, भाषा सीखता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, फिर जाकर क्या आता है, फिर जाकर विचार आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाषा सीखता है यानी पहले अधिगम होता है, फिर क्या होती है, फिर विकास होता है। ठीक साहब, जस्ट इसका उल्टा लिखो यहाँ पर। इनका कहना है प्याजे का कि पहले विचार आते हैं, फिर भाषा, पहले विचार फिर भाषा। क्या कहा इन्होंने, पहले विचार आते हैं, फिर क्या आती है, फिर भाषा आती है, फिर भाषा आती है। यानी इनका कहना है पहले विकास होता है। क्या कहना है इनका, पहले विकास होता है, विचार से विकास, पहले विकास होता है, पहले क्या होता है, विकास होता है, फिर क्या होता है बेटा जी, फिर अधिगम, फिर लर्निंग होती है, अधिगम होता है। ठीक सा, अच्छा, यानी वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखता है, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भाषा, क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट लिखना, भाषा विचारों को सुसाधित करती है। भाषा क्या करती है, विचारों यानी आइडियाज को सुसाधित यानी आसान बनाती है, उन्हें रेगुलेट करती है। भाषा विचारों को सुसाधित यानी फैसिलिटेट करती है। आपके मन में कोई विचार हो, आप उसे कैसे एक्सप्रेस करोगे, जब तक कि आप उसको अभिव्यक्त करने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं बोलोगे। जैसे मेरा बेटा बोलता है, जब मैं उसे किसी काम के लिए कहती हूँ और वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मम्मी प्लीज मुझे माफ करो,
ये बहुत बड़ा है, ये बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा, हाँ मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यही चीज मैं 1 साल पहले उससे एक्सपेक्ट करती, वो नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वाइगोत्स्की साहब के अकॉर्डिंग आपके विचार तो बेशक यही होंगे कि नहीं मम्मी मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे उठ नहीं रहा, लेकिन तब मेरा बेटा रोज आता था। जैसे अब ये मत कहना कितनी खतरनाक माँ है, जैसे मैं अपने बच्चे को छोटे छोटे से डंबल्स हैं उनको पुशअप कराती हूँ, इससे ना ये हैंड की मसल्स बनती हैं, और आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन एक बहुत लिमिट होती है उसमें, पता पड़े गार्गी मैम कराती है हम भी कराए ना, एक लिमिट होती है, डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है, पीडियाट्रिशियन से पूछा होता है। आपकी जब आप वेट लिफ्टिंग कराते हो अपने बच्चे को, शुरुआत से कराते हो, जो उससे मतलब हर एक एंगल की वो हो जाए, है ना, तो हैंड से भी कराती हूँ, और पैर पे एक लंबा सा एक ऐसा वो है जिसपे थोड़े से एक रॉड टाइप में है, सॉरी प्लास्टिक की, जिसपे मैंने कुछ थोड़ा सा वजन करा हुआ है, तो वो लेग से उसको भी उठाता है, दोनों लेग से। तो इससे क्या होता है, आपकी कोर मसल्स जो होती है ना वो मजबूत होती है। नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि फिजिकल एक्टिविटीज में भी बच्चे को वेट लिफ्टिंग करना बहुत सही चीज बताई जाती है, क्योंकि उससे आपकी मसल्स जो होती हैं वो बिल्टअप होती हैं, मसल्स की बिल्डअप के लिए ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो भाषा, तब तब मैं उसे कुछ उठवाती थी, अब ऐसे नहीं कि उठवा रही, तो मैं उसको ऐसे कि ये सामान लेके जाओ, लेके जाओ, सब्जी लिया आपने, अपने बच्चे के हाथ में दे दो, लेके जाओ बेटा इसको, तो वो उसको लेके जा रहा है ना, फिर दूसरे हाथों में बैलेंस करने के लिए कुछ और दे दो, इस हाथ से कुछ उठवाया था, इस हाथ से उठवा के थोड़ा सा कुछ और रखवा दो, तो ये क्या है, बच्चा मसल्स बिल्डिंग कर रहा है, मसल्स बिल्डअप हो रहा है। तो पहले भी उसको कुछ ना कुछ चीज तो भारी लगती होगी, तो वो क्या करता था, उसको छोड़ देता था और रोने लग जाता था, इसका मतलब मम्मी मैं इसको उठा नहीं पा रहा, मैं इसको लेके चल नहीं पा रहा, उठा तो लेता था लेकिन चल नहीं पाता था लंबे रूट तक, लंबी दूरी तक, तो वो अपने विचारों को सुसाधित, मतलब विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो वाइगोत्स्की कहते हैं जब भाषा आ जाती है तो बच्चा अपने विचारों को सुसाधित कर पाता है। तो भाषा विचारों को सुसाधित करती है। भाषा क्या करती है, विचारों को सुसाधित, सुसाधित का मतलब होता है फैसिलिटेट करती है। क्या होता है, फैसिलिटेट करती है। तो आप भी अपने घर में करा सकते हो, आधा किलो कोई फ्रूट है उसको कह दिया लेके जाओ, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, ये करा सकते हो। तो भाषा विचारों को क्या करती है, फैसिलिटेट यानी सुधार मतलब सुसाधित करती है, विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। प्याजे इसका अपोजिट कहते हैं। प्याजे कहते हैं, प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि विचार भाषा को सुसाधित करते हैं। क्या कहते हैं, विचार जो होते हैं वो भाषा को सुसाधित करते हैं। विचार जो हैं वो क्या करते हैं, वो भाषा को सुसाधित करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर हुआ, ये इन दोनों के बीच में अंतर है। किताब देख लें, वाइगोत्स्की साहब की किताब थी, वाइगोत्स्की साहब की किताब थी थॉट एंड लैंग्वेज। बल्कि वो कहते हैं कि पहले क्या आती है, भाषा, बाद में विचार आते हैं, लेकिन किताब का नाम उल्टा है, थॉट एंड लैंग्वेज। और इनकी जो किताब है प्याजे साहब की, उस बुक का नाम है लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड। क्या है, लैंग्वेज एंड, इसमें लैंग्वेज पहले ले आते हैं, बल्कि कहते हैं कि विचार पहले आते हैं फिर वो भाषा को आसान बनाते हैं। तो लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड, ये किसकी, पियाजे की किताब है। दोनों के बीच का ये सबसे बड़ा अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच में है। और समानता भी लिख लो लगे हाथों कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो दोनों के अंदर जो समानता है, जो सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है, जो समानता है, वो पता है क्या है बेटा जी, वो समानता ये है कि दोनों रचनावादी हैं। दोनों क्या हैं, रचनावादी। दोनों क्या हैं, रचनावादी, यानी ये मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं से करता है। बस अंतर यह है कि प्याजे कहते हैं कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, यानी पर्यावरण के साथ खुद से सक्रिय रूप से जुड़कर, तोड़फोड़ करके अपने आप समझता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके करता है। तो क्या है, दोनों के दोनों रचनावादी हैं, ये सिमिलैरिटी है इन दोनों के अंदर। ठीक साहब, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, भाषा विचार ये सब हो गया। एक गुड़िया कह रही थी मैम नोम चॉम्स्की पढ़ा दीजिए। तो देखिए, वैसे तो मुझे जितना याद है मैंने आपको भाषा विकास पढ़ाया था, है ना, एक बार मैं देख लेती हूँ, भाषा का विकास मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मतलब हो सकता है नोम चॉम्स्की उसमें छूट गए हों, तो एक आपका पूरा चैप्टर है, उसके पीछे न लेने के पीछे का भी एक कारण ये भी था कि भाषा और विचार करके आपका एक पूरा नया चैप्टर आता है, तो मैं उसको लेती हूँ।
तो आपका एक पूरा चैप्टर है भाषा और विचार, उसको ले लीजिए 2 मिनट। भाषा व विचार, इस चैप्टर को 2 मिनट ले लीजिए, लैंग्वेज एंड द थॉट। तो देखो इसके अंदर आपको भाषा और विचार के बारे में इनकी बातें तो पता लगी गई दोनों की। एक महत्वपूर्ण बात और देख लीजिएगा, वो ये देख लीजिएगा कि हम जब भी भाषा की बात करते हैं तो भाषा कैसे आती है। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले हम फोनेम पे जाते हैं। क्या किस पे जाते हैं ये बताना मुझे। मैंने फोनेम आपका मॉर्फेम सिंटैक्स ये बताए हैं आपको या नहीं बताए, एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या मैंने ये बता दिए हैं या नहीं बताए हैं। फोनेम है ना, ये वाले मैंने आपको बताए हैं या नहीं बताए हैं कि फोनेम क्या होता है, मॉर्फेम क्या होता है। भाषा और विचार को लेते हुए फिर इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये 5 मिनट का है, ठीक है ना। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। पढ़ाना है, पढ़ाना है, ठीक है। इसका मतलब नहीं पढ़ाएं तो भाषा और विचार चैप्टर को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो भैया ध्यान से सुनना। ओए गोला भाग गया, अरे भैया चलो गोले के अंदर आओ बेटा। भाई साहब ये गजब था। सबसे पहले लिखो गोला बना के फोनेम, फोनेम जिसका मतलब क्या होता है, स्वनिम जिसको बोलते हैं हिंदी में, आगे और भी बता दूंगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो बच्चा सीखता है वो गोला बनाओ, उसको बोलते हैं मॉर्फेम। क्या बोलते हैं, मॉर्फेम, जिसको बोलते हैं रूपग्राम। क्या बोलते हैं, रूपग्राम। फिर तीसरा गोला बनाओ गुड्डा, तीसरा गोला, उसमें लिखो सिंटैक्स, यानी लिखो वाक्य विन्यास। क्या लिखो, वाक्य विन्यास। फिर बिट्टू फिर गोला एक बनाओ बेटा जी, फिर एक गोला बनाओ। इसके बाद का एक और गोला बनाओ गुड्डा, उसके अंदर लिखो सिमेंटिक। क्या लिखो, सिमेंटिक, अर्थ विन्यास। क्या लिखो, अर्थ विन्यास, सिमेंटिक। और अंत में लिखो प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैग्मेटिक्स या व्यवहारिक प्रयोग। अब इनको समझना भाई साहब, अच्छे तरीके से समझना इनको। होता क्या है गुड्डा कि हम जब भी भाषा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपने सुना होगा, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि एक 2 महीने का बच्चा जो होता है वो कूइंग करता है, यानी किलकारी करता है। क्या करता है, कूइंग करता है यानी किलकारी करता है, ठीक है ना। अब जब वो कूइंग करता है, किलकारी करता है, तो इसका मतलब आनंद की ध्वनि। तो सबसे पहले ध्वनि आती है, स्वर आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बच्चे की बैबलिंग आती है, कि बच्चा बलबलाना सीखता है, माँ पैप पापी चापू पा, ये करता है। फिर वो होलोफ्रेस्टिक स्टेज आती है जब वो सार्थक शब्द बोलता है ना, जिसको हम मॉर्फेम कहते हैं। तो अब तुम्हें यही ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले गुड्डा हम बात करेंगे फोनिम की, फोनिम की बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं स्वनिम। फोन पे क्या सुनाई देता है, स्वर या ध्वनिग्राम, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ध्वनिग्राम कह लो, फोनिम कह लो या स्वनिम कह लो, इसको कुछ भी कह लो। ये क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम बोलते हैं ध्वनि की सबसे छोटी स्वार्थक इकाई। यानी जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊं आपको, जैसे लिख रखा है ई, ऊ, ए। आपको लगेगा इस बात का क्या मतलब है दीदी, ये तो केवल क्या है, साउंड है। ये तो केवल क्या है, साउंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ध्वनि की दुनिया में, साउंड की दुनिया में हर साउंड का मतलब है, हर साउंड का मतलब है। ध्वनिम की दुनिया में यानी कि साउंड की दुनिया में हर साउंड का मतलब है। तो आप क्या कहोगे, ये ध्वनि की सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी कैसी इकाई है, तो आप कहोगे अर्थपूर्ण, छोटी है और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल है। छोटी भी है और क्या है बेटा जी, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल इकाई यानी यूनिट है। जैसे आ, ई, उ, ए, अंग। अब इनका क्या मतलब है, अपने आप में इनका कोई वैल्यू है, अपने आप में क्या मतलब है, अरे अंग के आगे अंगूर तो मतलब हो जाएगा।
तो क्या कहेंगे, अंगूर हो जाएगा। लेकिन भाई अगर अकेला ही आ गया अंग, ई, ऊ, ए, इसका क्या मतलब है? लेकिन ध्वनि की दुनिया में इसका हर साउंड का मतलब होता है। तो ध्वनिग्राम यानी कि स्वनिम यानी कि फोनिम, ये ध्वनि की दुनिया में तो हर ध्वनि का, साउंड की दुनिया में हर साउंड का मतलब है। तो ध्वनि की दुनिया में ये सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है। लेकिन भाषा की दुनिया में याद रखना, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की दुनिया में भी सबसे छोटी लेकिन मीनिंगलेस इकाई है, अर्थविहीन, जिसका कोई मतलब नहीं है, निरर्थक इकाई है, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ जोड़ा नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक इकाई है। क्या कहेंगे, निरर्थक इकाई है। ठीक, भाषा की दुनिया में अकेले साउंड का कोई मतलब नहीं, तो भाषा की दुनिया में ये निरर्थक इकाई है। क्या कहेंगे, भाषा की दुनिया में क्या है, ये निरर्थक इकाई है, मतलब अकेले साउंड का कोई मतलब नहीं होता। तो भाषा की दुनिया में अकेला साउंड कोई बोले ई, तो क्या बोलोगे, ई से क्या, इमली, तो मतलब भी है इमली, इसका कोई मतलब भी है। कोई कह रहा ई, अंग, औ, अरे भैया का मतलब है तेरी बात को, कच्छू मतलब ना है, तो भाषा की दुनिया में जाको कोई मतलब ना है। तो भाषा की दुनिया की साउंड जो होता है वो भाषा की दुनिया की सबसे छोटी, लेकिन इसका कोई अपने आप में मतलब नहीं है, मीनिंगलेस इकाई है। लेकिन कोई भी साउंड ध्वनि की दुनिया में सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई होती है। समझ में आया या नहीं? 2 बार देखो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मॉर्फेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मॉर्फेम की बात करते हैं। इसको बोलते हैं रूपग्राम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूपग्राम मॉर्फेम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूपग्राम मॉर्फेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपग्राम। अब रूपग्राम क्या होता है, मॉर्फेम क्या होता है? रूपग्राम क्या है, ये रूपग्राम का मतलब कोई सार्थक शब्द होगा। जैसे अब आ के साथ में आपने म लगाकर बोल दिया आम, अब आम का कोई मतलब है या नहीं, बताओ, आम का कोई रूप है ना, मतलब है या नहीं है? तो साहब आपने आम बोल दिया, आपने पेन बोल दिया, ये अंग से अंगूर जो था उसके साथ आपने गूर और लगा दिया, अंगूर, अंगूर, ठीक है ना, तो ये कर दिया, तो मॉर्फेम है। यानी भाषा की सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई, अकेला एक शब्द ही तो है, बहुत सारा वाक्य तो नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई, सबसे छोटी तो ये भी थी लेकिन ये मीनिंगलेस थी, ये सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है। जैसे आपके पापा हैं, है ना, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पापा हों, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पापा हों, आपके पापा के आप 3 बहन भाई हो, मतलब बच्चे हों, तो वो क्या बोलेंगे, ये मेरी सबसे छोटी और पढ़ाकू लड़की है, और ये जो है ये अपने पूरे खानदान में छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। ऐसे होता है ना, इस तरीके से। तो फोनिम, जिसको हम स्वनिम या ध्वनिग्राम भी कहते हैं, वो नाम से ही क्लियर है, फोनिम, फोन पे क्या सुनाई दे रहा है, केवल साउंड, केवल ध्वनि। तो ध्वनि की दुनिया में तो हर ध्वनि का अपना एक मतलब है। तो ध्वनिग्राम, फोनिम जो है वो क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है, क्योंकि ध्वनि की दुनिया में हर ध्वनि का मतलब है। तो ध्वनि की सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई, लेकिन भाषा की सबसे छोटी और मीनिंगलेस इकाई है। भाषा की दुनिया में इसका कोई मीनिंग नहीं है, अकेले साउंड का कोई मीनिंग नहीं। तो भाषा की दुनिया में सबसे छोटी और मीनिंगलेस इकाई, इसको फोनेम को कहा जाता है। मॉर्फेम आती है उसके बाद, जब बच्चा फोनेम सीख जाता है बोलना तो मॉर्फेम। मॉर्फेम क्या है, बच्चा शब्द बोलता है जिसका कोई मतलब है। तो भाषा की दुनिया में सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है ना, जिसका कोई मतलब होता है ना। इसको रूपग्राम कह लो या रूपिम कह लो, क्या कह लो, रूपिम कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक सा। अब जब बच्चा ये सीख जाता है गुड्डा, तो उसके बाद बच्चा जब भैया शब्द बोलने लग गया, होलोफ्रेस्टिक स्टेज हो गई, तो बच्चा सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास करता है। क्या करता है, सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास। सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास का मतलब क्या है, यानी बच्चा अब वाक्य बनाने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है, वाक्य बनाने लगता है। तो सेंटेंस यानी बच्चा वाक्य रचना करना सीख जाता है। वाक्य रचना करना, क्या करना, वाक्य रचना करना, और वाक्य रचना सही होगी, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं, बिना ग्रामर की एरर के सिंटैक्स यानी वाक्य रचना करना।
जब बच्चा ये सीख जाता है तो और थोड़े समय बाद फिर पियाजे के अकॉर्डिंग मानसिक परिपक्वता आती है। तो फिर आता है सिमेंटिक स्टेज। सिमेंटिक क्या है बेटा जी? अर्थ विन्यास। सिमेंटिक का मतलब क्या है बेटा जी? तो आप कहोगे सिमेंटिक का मतलब है दीदी अर्थ विन्यास। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? सिमेंटिक का मतलब अर्थ विन्यास का मतलब, अब बच्चा चाहे वाक्य की रचना में गड़बड़ी क्यों ना हो, चाहे वाक्य की रचना में है ना गड़बड़ी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बच्चा अर्थ समझ जाता है। जैसे अगर आप बोलो माई साइकिल इज इल, तो आप कह रहे हो मेरी साइकिल बीमार है। वाक्य की रचना के हिसाब से आप देखिए ये सही है, आपको बीमार शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे? मेरी साइकिल खराब है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अर्थ बीमार है, इल, उससे भी आपको समझ में आ गया। तो सिमेंटिक अर्थ विन्यास, बच्चा अर्थ समझ पाता है। ये नहीं कि जैसे मैं अपने बेटे को कई बार बोलती हूँ ना, ऐसे कुछ चीजों को वो समझ नहीं पाता, तो नहीं समझ पाता तो उसको समझ में नहीं आता। तो जैसे मैंने उसको कल परसों में कोई तो बात कही थी जो कि पॉजिटिव नहीं थी, फिर भी कह रहा था हाँ मम्मी करते हैं तो पता नहीं कोई तो बात थी, तो वो उसको समझ नहीं पा रहा था, तो वो कह रहा था हाँ करते हैं, यानी कुछ ऐसा मम्मी मुझसे करवा रही हैं, मम्मी और मैं करेंगे जो कि बहुत अच्छा काम होगा। तो दिक्कत क्या है, वो सिंटैक्स तो समझता है, वाक्य तो बना लेता है, वाक्य भी समझ लेगा, लेकिन वाक्य के पीछे छुपे हुए अर्थ को नहीं समझ पाता। क्या कहेंगे? वाक्य के पीछे छुपे हुए अर्थ को नहीं समझ पाता। तो सिमेंटिक क्या होता है? अर्थ विन्यास, यानी वाक्य के पीछे छुपे हुए को, वाक्य की रचना गलत होने पर भी, है ना, वाक्य के पीछे छुपे अर्थ को भी समझ लेना। वाक्य के पीछे छिपे इसको समझ लेना, तो वाक्य के पीछे छिपे अर्थ को समझ लेना। वाक्य के पीछे छुपे अर्थ को क्या करना? समझ लेना। अर्थ को क्या कर लेना? समझ लेना। क्या कर लेना? समझ लेना। एग्जाम्पल कि सेंटेंस वाक्य की रचना के हिसाब से सिंटैक्स गलत है। जैसे अगर कोई बोले माई साइकिल इज इल, माई साइकिल इज इल, तो ये इल शब्द गलत है, लेकिन वो फिर भी समझ गया कि ये कहना चाह रहा है कि मेरी साइकिल बेकार है, मेरी साइकिल बेकार हो गई है ना। ये ऐसे ऐसे वाला मामला रहता है। ठीक है बेटू, सिंटैक्स हो गया, सिमेंटिक हो गया। फिर आता है आप इतने समझदार हो जाते हो कि आप प्रैग्मेटिक्स करने लगते हो। प्रैग्मेटिक्स यानी आप सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करने लगते हो, व्यवहारिक प्रयोग। सीखी हुई भाषा को क्या कहोगे? सीखे हुए ज्ञान को, भाषा के ज्ञान को, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रयोग करके बातचीत करना, वार्तालाप करना, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करना। तो सीखे हुए भाषाई ज्ञान को, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रयोग करके, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को क्या करके बेटा जी? प्रयोग करके, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रयोग करके क्या करना? बात करना, बात करना। तो प्रैग्मेटिक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाषाई प्रयोग। ठीक है ना, है ना। अपने बच्चे के लिए टाइम मिलता है मैम? बिल्कुल मिलता है बेटा। मैंने अपना टाइम इस तरीके से शेड्यूल कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन में 4 क्लासेस लाइव लूंगी, है ना, 4 क्लासेस लूंगी, उसके बाद मैं बैक काम करूंगी। तो वो जो मैं बैक काम कर रही होती हूँ ना अपना, वो मेरे बेटे के संग खेलते हुए तब मैं कर लेती हूँ, है ना। हाँ, जब मेरे पास ज्यादा क्लासेस होती हैं तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि घर का सारा काम मैं करके आ जाऊंगी, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई। ओहो भैया, लाइट बहुत पहले की गई हुई है भैया, देख रहे हो भैया, माफी चाहूंगी, लाइट बहुत पहले की गई है, वरना क्लास रुक जाएगी, इन्वर्टर चल नहीं रहा, मतलब सुबह से जल्दी चली गई थी लाइट, तो बैकअप बैक टू बैक ये तीसरी क्लास थी मेरी, है ना, नहीं चौथी क्लास थी ये मेरी बैक टू बैक। तो मेरे हिसाब से वो अभी तक भी लाइट है नहीं, इंडिकेटर में दिख नहीं रही, तो ये रीजन है। तो ये बोर्ड दिखता रहेगा, ये हमारी क्लास बच जाएगी, इसलिए मैं ये कहती हूँ, है ना, हमें ये करना है। वीर तो बेटा घर पे है ना, मम्मी आ गई है, तो ठीक है, सिमेंटिक हो गया, ये हो गया। एक बार फिर से समझो, अच्छे तरीके से समझो। पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर समझ में आ गया था कि भैया पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी। पियाजे कहते हैं पहले विचार फिर भाषा, यानी पहले विकास फिर अधिगम। वाइगोत्स्की इसके उल्टा बोलते हैं। पियाजे की किताब है लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड, वो कहते हैं विचार पहले आता है तो विचार भाषा को आसान बनाता है। समानता ये है कि दोनों रचनावादी हैं और बिलीव करते हैं कि बच्चे क्या अपने ज्ञान की रचना खुद से करते हैं। क्या कहते हैं? अपने ज्ञान की रचना खुद से करते हैं। ठीक है, अब भाषा और विचार हमारा नया टॉपिक है। भाषा और विचार जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारी भाषा का विकास कैसे होता है, याद रखना,
इसमें हमारी भाषा का विकास कैसे होता है। तो इससे ही लगवाऊंगी, घबरा मत। जॉब लगा जल्दी जल्दी अपनी रमेश, फिर मेरे घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाइयो, मेरी गुरु दक्षिणा होगी, दे के जाइयो मुझे, ना पकड़ के लेके जाऊंगी तुझे। सबसे पहले बच्चा क्या करता है बेटा, फोनेम। फोनेम का मतलब स्वनिम, स्वनिम का मतलब क्या है, ध्वनिग्राम। यानी पहले बच्चा केवल भाषाएं सीखता है, सॉरी ध्वनि सीखता है। अब जो ध्वनि होती है उसका अपने आप में कोई मतलब तो होता नहीं है। तो भाषा में अगर कोई बच्चा है ना, अगर भाषा बोलने में कोई बच्चा केवल ध्वनि बोले तो वो क्या है, भाषा की दुनिया में वो सबसे छोटी इकाई है साउंड, लेकिन मीनिंगलेस है। अकेले साउंड का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्वनि की कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि, ध्वनि की दुनिया में सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है। फिर बच्चा आता है मॉर्फेम में। मॉर्फेम एक तरीके से होलोफ्रेस्टिक स्टेज का ही पड़ाव है कि जब बच्चा एक सार्थक शब्द बोलने लगता है तो भाषा की सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई जिसका कोई मतलब है, इसमें साउंड तो है ही है लेकिन उसका अपने आप में मतलब भी है, अकेला साउंड नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, मीनिंगफुल इकाई कोई शब्द ही तो होगा, तो ये शब्द है। फिर आता है सिंटैक्स। अब शब्द सीखने के बाद बच्चा क्या करता है, वाक्य बनाता है। तो वाक्य की रचना बच्चा यहाँ पर करने लगता है। सिमेंटिक में वाक्य के पीछे छुपे हुए अर्थ को समझना, चाहे वाक्य की रचना गलत हो जाए लेकिन बच्चा अर्थ को समझ पाता है। फिर आता है प्रैग्मेटिक्स। क्या आता है बेटा जी, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है बेटा जी, व्यवहारिक प्रयोग करना। बच्चा सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रयोग कर पाता है, ठीक है ना। क्या कर पाता है बच्चा, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को, है ना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करके क्या कर पाता है बेटा जी, सीखे हुए भाषाई ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करके उसका ढंग से बातचीत कर पाता है। ठीक साहब। अब देखो, इसी भाषा और विचार के अंदर दो चार लोगों के नाम ध्यान से सुनना। एक का नाम है नोम चॉम्स्की। क्या नाम है बेटा जी, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, इन्हें कहा जाता है आधुनिक, क्या कहा जाता है इन्हें, आधुनिक भाषा, है ना, लिंग्विस्टिक यानी भाषा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक भाषा शास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भाषा शास्त्र का इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। दूसरा, ये क्या है तो आप कहेंगे ये इनेटिस्ट हैं। क्या है, इनेटिस्ट, यानी ये मानते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उसे कोई बाहर से दुनिया नहीं सिखाती है। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो ये कहते हैं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या कहते हैं बेटा जी, ये इनका कहना है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही लेकर आता है। क्या कहा कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता, क्या कहता है कि जन्म से ही लेकर आता है। ठीक साहब। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। क्या कहोगे, नोम चॉम्स्की ने एक तरीके से 3 सिद्धांत, इसी सिद्धांत के अंदर 3 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, क्या सिद्धांत है नोम चॉम्स्की के। पहला सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं LAD। LAD का मतलब है लैंग्वेज, L का मतलब है लैंग्वेज, A का मतलब है एक्विजिशन, A का मतलब है एक्विजिशन और D का मतलब है डिवाइस। यानी भाषा, एक्विजिशन का मतलब होता है बिना प्रयास के भाषा सीखना। अधिग्रहण यानी अपने अड़ोस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है आप उसके लिए एफर्ट नहीं लगाते, आप उसके लिए क्या नहीं करते, एफर्ट नहीं लगाते। तो जो आपके अड़ोस पड़ोस में भाषा बोली जाती है आप वो अपने आप सीख जाते, उसके लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते आपको। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि हम सब, क्या कहते हैं, हम सब क्या कहते हैं, हम सब भाषा अधिग्रहण लेकर पैदा होते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र लेकर पैदा होते हैं, कि हम सब भाषा अधिग्रहण यंत्र लेकर पैदा होते हैं। हम सब कैसे पैदा होते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र लेकर पैदा होते हैं। यानी हम सब के पास कौन सा यंत्र होता है, एक यंत्र होता है हमारे दिमाग में। इनका कहना है, किसका, नोम चॉम्स्की साहब का। अभी थोड़े दिनों पहले इनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, जिनको आप पढ़ रहे हैं, जिंदा हैं, व्हील चेयर पर हैं। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। टीचिंग एग्जाम TWA जो आपका चैनल है उसमें वीडियो वाले फॉर्मेट में डाल के देख लेना, नहीं तो इतना ही डाल दोगे नोम चॉम्स्की, है ना, नोम चॉम्स्की इन एप्स्टीन फाइल बाय गार्गी मैम, तुरंत दिखाई देगा कि इनका क्या नाम था और ये भी कहीं ना कहीं कल्प्रिट के रूप में पकड़े गए। हालांकि बाद में इनकी वाइफ अपॉलॉजी कर रही थी, पर देख लेना तो ज्यादा मन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत तौर पर जानने लगते हैं तो वो चीजें आपको
ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा हम सब भाषा को अधिग्रहण करने का यानी भाषा को सीखने का एक यंत्र लेकर पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में एक यंत्र होता है ना, जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी भाषा बोली जाती है, जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी भाषा बोली जाती है, जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी भाषा बोली जाती है, जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी भाषा बोली जाती है, हम उसे आसानी से सीख लेते हैं, हम उसे आसानी से अर्जित कर लेते हैं, आसानी से अधिग्रहित कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिग्रहित कर लेते हैं, मतलब एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, अधिग्रहित कर लेते हैं, है ना। तो आप जैसे किसी कम उम्र के बच्चे को ले जाओ रशिया, वो रशिया की भाषा भी सीख जाएगा, बड़ी आसानी से सीख जाएगा। लेकिन हमें लेके जाओगे इस उम्र में तो हमें बड़ी दिक्कत होगी बेटा जी, ठीक। और क्या कहा उन्होंने? कहा ये LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उम्र के साथ साथ, स्पेशली लिखो 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे कैसा होता जाता है? 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे कैसा होता जाता है? तो आप कहोगे 5 वर्ष के बाद धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कैसा होता जाता है बेटा जी? तो आप कहोगे ये LAD 5 साल के बाद धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे ये किस तरीके से देखने को मिलेगा हमें? कमजोर। इसीलिए जितनी उम्र बढ़ती जाती है, आप चाहे एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं, आप उनकी भाषा को उतनी सहजता से नहीं अधिग्रहित कर पाते जितना आपका बच्चा कर लेता है। वो स्कूल में कोई और भाषा बोली जा रही है वो भी सीख लेगा, उसमें भी बोलना जान जाएगा, दोस्तों के बीच जो भाषा है वो भी, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में जो भी भाषा है वो भी, और आप जिस भाषा में बात करते हो वो भी। जैसे हम लोग ब्रज से बिलोंग करते हैं, है ना, और मेरे पापा की जॉब जो थी वो थी राजस्थान, थ्रू आउट में राजस्थान रही, तो हमें राजस्थानी भी आती है। हमारे पड़ोस में पंजाबी भी एक फैमिली रहती थी तो हमें पंजाबी भी आती है। हमारे मम्मी पापा हमेशा आपस में जो बात करते थे ब्रज में बात करते थे, तो हमें ब्रज भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो आपकी लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे हो जाता है? जो आपके अड़ोस पड़ोस में भाषा बोली जाती है आप वो सब सीख जाते हो। तो मैटर ही नहीं करता इसके लिए कि एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात इन्होंने कही यूजी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, यूजी का मतलब क्या है? यूजी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, है ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है गुड्डा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब जो सबके लिए सेम हो, हर जगह हो और सेम हो सबके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं गुड्डा? सार्वभौमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको गुड्डा? सार्वभौमिक बोलते हैं। तो यूजी का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। तो इसको हम क्या कहेंगे? सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? इन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी भाषा है ना गुड्डा, हर भाषा का व्याकरण होता है। ये तो मानते हो? हर भाषा का क्या होता है बेटा जी? व्याकरण होता है। हर भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, हर भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है, ठीक है ना। और वो व्याकरण जो होता है, बेसिक व्याकरण जो है, वो हर भाषा का सेम है। हर भाषा का बेसिक व्याकरण सेम है। अब आप कहोगे दीदी ऐसे कैसे? तो मैं अभी बताती हूँ। हर भाषा का बेसिक व्याकरण सेम है, इसीलिए आपको किसी भी भाषा को सीखने में, उसके व्याकरण को करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि व्याकरण भी आपके दिमाग में संग्रहित होती है LAD में। हर भाषा का बेसिक व्याकरण क्या है? सेम है। मतलब कैसे दीदी? अब देखो मुझे बताना। गार्गी, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या है? नेम है, तो नेमिंग नाउन है ना। क्या है? संज्ञा ही तो है, नाउन। अब हिंदी में लिख दूं गार्गी, तो क्या गार्गी क्रिया हो गई? नहीं ना, यहां भी ये संज्ञा ही है। तो समझ गए ना, बेसिक व्याकरण सेम है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, बेसिक व्याकरण क्या है? सेम है। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। पहले यूनिवर्सल है ग्रामर और अब जनरेट कर रहे हो, पैदा कर रहे हो। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, अब क्या कर रहे हो गुड्डा? जनरेट कर रहे हो। तो जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, अब क्या कर रहे हो गुड्डा? जनरेट कर रहे हो, तो आप बोलोगे जनरेटिव
ग्रामर थ्योरी। अब आप इसे क्या कहोगे, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी बोल दो गुड्डा, सिद्धांत बोल दो, जो तुम्हें अच्छा लगे बिट्टू वो बोलना तुम, ठीक है ना। इसका मतलब तुम खुद बताओ। वीर ये जानता है पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए, मम्मी आएंगी। कभी उसकी कहानी जो होती है ना वो ऐसे नहीं होती है ना, वो ऐसे होती है मम्मी मम्मी, अपने आप ही बोलेगा अगर रात में सोते, हाँ बेटा क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, गौर फरमाना, कुछ नहीं बेटा। फिर उसी कहानी में उसी गाने में आगे चलेगा, पापा पापा क्या बेटा क्या कर रहे हो, रही हो और रहे हो। मैंने तो उसे ग्रामर सिखाने के लिए नहीं भेजा, मैंने उसे बैठा के खुद भी नहीं बताया कि बेटा फीमेल जो होती हैं यानी स्त्रीलिंग होती हैं उनमें हम ई की मात्रा लगाते हैं, और जो पुल्लिंग होते हैं उनमें आ की मात्रा लगाते हैं। क्या मैंने बताया? नहीं बताया ना। क्या मैंने बताया? उसको नहीं बताया। जाहिर सी बात है, जैसे उसने लैंग्वेज का एक्विजिशन किया है, जो भाषा उसके अड़ोस पड़ोस में बोली जा रही है उसको उसने सीखा है, उसके फॉर्मेट को, उसकी व्याकरण को उसके दिमाग ने अपने आप जनरेट किया है। यानी बच्चा स्कूल में जाकर व्याकरण सीखेगा, औपचारिक रूप से व्याकरण सीखने से पहले ही जिस भाषा को बच्चा बोलता है उसकी व्याकरण सीख चुका होता है। इसे बोलते हैं जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। क्या बोलते हैं? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। कि बच्चा स्कूल में जाकर है ना, तुम हिंदी की व्याकरण तुमने बहुत बाद में पढ़ी होगी, लेकिन उससे पहले तुम खूब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब कर रहे थे, बढ़िया तरीके से बोल रहे थे। बच्चा में स्कूल में जाकर औपचारिक तौर पर, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल तरीके से ग्रामर सिखाया जा रहा है, औपचारिक तौर पर ग्रामर सीखने से, औपचारिक तौर पर ग्रामर सीखने से पहले ही, औपचारिक तौर पर ग्रामर सीखने से पहले ही, औपचारिक तौर पर ग्रामर सीखने से पहले ही, औपचारिक तौर पर ग्रामर सीखने से पहले ही क्या, जिस भाषा को बोलता है, जिस भाषा को बोलता है ना, जितनी भी भाषाएं बोलता है, जिस भाषा को बोलता है उसकी ग्रामर सीख चुका होता है, उसकी व्याकरण, उसकी ग्रामर जनरेट कर चुका होता है, उसकी व्याकरण सीख चुका होता है, उसकी व्याकरण क्या कर चुका होता है? सीख चुका होता है, उसकी व्याकरण सीख चुका होता है। ठीक, अब आते हैं स्किनर। स्किनर कहते हैं कि भाषा जो सीखी जाती है ना, वो कैसे सीखी जाती है? अपने से बड़ों की नकल करके। वो कहते हैं भाषा सीखने के लिए इमिटेशन, अनुकरण या नकल की जाती है। नकल, इमिटेशन या अनुकरण, कि बच्चा अपने से बड़ों की भाषा उनकी नकल करके सीखता है, या फिर क्या, जैसे ही आप उसको पुरस्कार देते हो या दंड देते हो यानी पुनर्बलन से सीखता है। तो क्या कहा कि भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। क्या कहा? भाषा अपने बड़ों की नकल करके, उनको फॉलो करके, या फिर आप किसी चीज के लिए कोई शब्द बोलने पर उसको पुरस्कार देते हो, किसी शब्द को बोलने पर डांटते हो, तो पुनर्बलन के माध्यम से सीखी जाती है। अब एक बार फिर से समझ लें ताकि एक अच्छा रिवीजन हो जाए नोम चॉम्स्की का। तो देखिए भैया, नोम चॉम्स्की आधुनिक भाषाविद हैं, है ना, इनको हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर बोलते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने कहा कि भाषा सीखने की हम सब में जन्मजात क्षमता होती है, इनेटिस्ट है ये। कहते हैं भाषा सीखने में दिमाग लगता है। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए और कहा एलएडी, कि हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में एक यंत्र होता है, भाई दिखता नहीं है, पता पड़े किसी बच्चे का कपाल भारती कर दो, खोपड़ा खोल दो और कहो देखें एलईडी कहाँ है, बंद करना भैया, होता है, दिखता नहीं है। इनके अकॉर्डिंग एक यंत्र है, इनविजिबल यंत्र है, कि हम सब के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है ना, वो लेकर हम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी भाषा बोली जाएगी हम उसे बहुत आसानी से सीख लेंगे। इंग्लैंड में पैदा हुए अंग्रेजी बोली जा रही है, सीख जाओगे। रशिया में पैदा हुए रशियन बोली जा रही है, सीख जाओगे। चाइना में पैदा हुए मंदारिन बोली जा रही है, सीख जाओगे। ठीक है ना, जहां पैदा हो जाओगे वही अड़ोस पड़ोस की भाषा आसानी से सीख जाओगे। फिर कहा ये जो एलईडी होता है ये 5 साल के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने अड़ोस पड़ोस की भाषा को सीखना। दूसरा कहा इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, जो सबके लिए हो। तो कहा हर भाषा की व्याकरण है और बेसिक व्याकरण सबकी सेम है। तो भैया जैसे गार्गी नाउन है अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी गार्गी संज्ञा ही है।
फिर तीसरा था जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। जनरेट करने का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। एरिक एरिक्सन में पढ़ा था ना 7वीं स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, उत्पादकता, जननात्मकता। तो इन्होंने कहा बच्चा जो स्कूल में जाकर व्याकरण सीखेगा उससे बहुत पहले ही बच्चा जो है जिस भाषा को बोलता है उसकी व्याकरण सीख चुका होगा, उसके दिमाग में जनरेट हो जाती है। फिर स्किनर जो ये कहते हैं कि बच्चा भाषा नकल करके सीखता है और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि शुरुआत तब भी हो जाएगी, कल से इसको पढ़ना भी शुरू कर देंगे हम लोग। व्यक्तिगत भिन्नता आप सब जानते हो, आप मुझसे अलग हो, मैं आपसे अलग हूं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। व्यक्तिगत भिन्नता की सबसे पहले बात एक व्यक्ति ने की, फ्रांसिस गाल्टन। किसने? फ्रांसिस गाल्टन, जिसे हम सुजनन शास्त्र का पिता भी कहते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने, जिन्होंने किताब लिखी हेरिडिटी जीनियस, और फ्रांसिस गाल्टन को ही आप क्या कहते हो, तो एक एरो लगा लेना, नहीं मत लगाओ, यहाँ मैं खुद ही लिखा लेती हूँ कि फ्रांसिस गाल्टन को आप क्या कहते हो, याद रखना, सुजनन, यूजेनिक्स, सुजनन शास्त्र का, सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, सुजनन शास्त्र का पिता। और याद रखना, यानी फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता भी कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में सबसे पहले बात भी फ्रांसिस गाल्टन ने की है, और बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग भी, कि इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये शब्द भी पहली बार फ्रांसिस गाल्टन ने यूज किया। उन्होंने क्या किया, बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। जैसे आप और मैं सेम आईक्यू के एवरेज में आते हो, 90 से लेकर 110 में आते हो, यानी एवरेज आईक्यू हो, लेकिन किसी की 109 होगी, किसी की 110 होगी, किसी की 100 ही होगी, किसी की 92 ही होगी, 92 ही होगी। तो फ्रांसिस गाल्टन किस किस के जनक हैं, याद रखना, जनक हैं किसके, व्यक्तिगत भिन्नता के जनक हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इस पे बात की थी। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया, बुद्धि पर इन्होंने अध्ययन किया, और ये कहा दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं होती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के लिए इन्होंने बुद्धि पर प्रयोग किया था कि दो लोग अलग अलग होते हैं। इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, और इनकी बड़ी फेमस किताब है जो किसी भी लोकल टेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। किताब का नाम है हेरिडिटी जीनियस। किताब का नाम क्या है? हेरिडिटी जीनियस। किताब का नाम क्या है? हेरिडिटी जीनियस। अब टायलर कहता है, एक मनोवैज्ञानिक है, कि शरीर के रूप, रंग, आकार, आपके सीखने की गति, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी, आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, इन सब में जो डिफरेंस मिलता है, भिन्नता मिलती है, उसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो टायलर ने ऐसा टायर चलाया जिसमें सब शामिल है। तो कहा शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, अभिवृत्ति, सीखने की गति, स्मृति, बुद्धि, सब में जो अंतर मिलता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग। स्किनर की बड़ी फेमस है साहब। स्किनर कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस में आपकी पर्सनालिटी के सारे पहलू आ जाते हैं, जिनको आप माप सकते हो या जिनका आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो क्या कह दिया स्किनर ने कि इंडिविजुअल डिफरेंस में आपकी पर्सनालिटी के वो सभी पहलू आ सकते हैं जिनको आप मापते हो, जिनका आप मूल्यांकन करते हो। ये हो गया। स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नताएं की जो विशेषताएं बताई हैं वो मैं आपको लेकिन कल कराऊंगी, ठीक है ना। वो विशेषताएं मैं आपको अच्छे तरीके से समझते हुए कल कराऊंगी, और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं उनको पढ़ते हुए कल ये टॉपिक खत्म, और फिर बुद्धि चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। कौन सा चैप्टर शुरू हो जाएगा बेटा जी? बुद्धि चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और बुद्धि चैप्टर जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि हम इसमें बुद्धि के तत्व सिद्धांत पढ़ेंगे, कारक सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बुद्धि के मापन के क्या वो हैं उनके प्रयोगों को पढ़ेंगे, और वहां से क्वेश्चन बनता है। तो वो 7 दिन चल जाएगा। फिर व्यक्तित्व दूसरा बड़ा टॉपिक है, लर्निंग सबसे बड़ा टॉपिक है, शिक्षण उसके बाद बड़ा टॉपिक, उसके बाद सभी टॉपिक एक एक दो दिन के रह जाएंगे, ठीक है ना। आ जाए, ठीक है, चलो। अरे लाइट नहीं है तो हमें भी नहीं दिख रहा। चलो तो कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पे अच्छे तरीके से। हाँ, भूत आया, भूत आया, भागो बच्चों, भूत आया, भूत लग रही है दीदी, भूत, ठीक है ना। रुचि और अभिरुचि, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, अभिरुचि भी वही होता है,
अभिवृत्ति होता है अलग, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, ठीक है ना। मैम जो फादर बताया था उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूजेनिक्स, सुजनन शास्त्र, EUGE, कल की क्लास नहीं ली थी तुमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, यूजेनिक्स, सुजनन शास्त्र, जाके चलो ढूंढना, यूजेनिक्स बोलते हैं उसको, सुजनन शास्त्र, देखना सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, अंग्रेजी में पता लगाना, यूजेनिक या यूजेनिकी बोलते हैं। काला भूत भाग जाओ, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, ठीक है चलो। जिया जी मैं तो ऐसे आई हूँ